हेलो, गुड डे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसमें कुछ बहुत सारे कर्व हमने खींचा था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट वेवलेंथ कंसिडरिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और उससे कुछ निष्कर्ष निकाला था। एक तो ये कि द area covered in the energy distribution curve at a temperature was found to be proportional to absolute temperature raised to the power 4। और ये हम फिर कर्व आप नहीं खींच रहे हैं, कर्व हम खींच चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ एंड द टोटल एनर्जी रेडिएटेड E। और कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी रेडिएटेड? बाय द एरिया ऑफ द कर्व enclosed in that very energy distribution spectrum at a particular temperature। तो ये this energy, total energy radiated, was found to be proportional to T raised to the power 4। T is the absolute temperature at which the experiments were carried out। तो energy raised to the power, energy is proportional to T raised to the power 4 के proportional पाया जाता है। एक चीज और हम लोगों ने उसी कर्व से देखा था, जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये देता है, आपने देखा है कर्व में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वह वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ पर सरकती जाती है। एंड दिस हैपेंस टू बी इन अकॉर्डेंस विथ Wien's distribution law according to lambda mt। This is a constant quantity। Lambda m is the wavelength at which the maximum energy is obtained। और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है वो नोट डाउन कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, और ये पाया गया कि लैम्डा एम टी कांस्टेंट होता है। ये दोनों ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्सप्रेशंस हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कंफर्म होते हैं। साथ ही अब कोशिश की जाए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। वीन्स प्रपोजल, Wien's proposal for the explanation of एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑलरेडी आप बना रखे हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके लिए एक मैथमेटिकल एनालिसिस की गई विन्स द्वारा, और हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है। लेकिन फाइनली जो वीन ने प्राप्त किया वो इक्वेशन इस तरह का था, यू लैम्डा डी लैम्डा। यू लैम्डा डी लैम्डा एक नया टर्म जिससे हम परिचित हुए, पहले इसका अर्थ बता दें। यू लैम्डा डी लैम्डा इज द रेडिएशन डेंसिटी, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी का अर्थ है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, और साथ ही साथ डी लैम्डा लगा है, तो इन द रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा। सो यू लैम्डा डी लैम्डा का अर्थ है द रेडिएटेड एनर्जी डेंसिटी इन द वेवलेंथ रेंज lambda to lambda plus d lambda, and this was found by Wiens to be equal to C1 divided by lambda to the power 5। Lambda is the wavelength of the radiation being considered here also,
एंड C1 इज ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वीन ने अलग से दे रखी है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एंड e रेज टू द पावर -C2 divided by lambda t. T is the temperature of investigation. Lambda is again the wavelength. C1 is a constant quantity. C2 is also a constant quantity. And the values for these constants C1 and C2 are given by Wiens और into d lambda. यह एक्सप्रेशन डेवलप किया गया वीन द्वारा। मैं फिर एक्सप्रेशन क्या क्या आ रहे हैं बता दूं। C1 C2 are constant. Lambda is the wavelength of the radiation in the range lambda to lambda plus d lambda, and u lambda d lambda is the energy density of the radiation in the wavelength range lambda to lambda plus d lambda. इस इक्वेशन की सहायता से जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो पाया गया कि यह एक्सप्रेशन तो ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन कर सकता है, बट ओनली इन द शॉर्टन वेवलेंथ रीजन। दिस इज satisfactory in the shorter wavelength region. Shorter wavelength region. तो ये टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन जहां तक शॉर्टर वेवलेंथ रीजन है उस शॉर्टर वेवलेंथ रीजन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसका मतलब वीन्स का प्रपोजल जो है ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, स्पेक्ट्रम जो है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली इंटायर रेंज में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इट इज ओनली सक्सेसफुल इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। फिर इसके बाद से नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय रेले एंड जीन्स। रेले एंड जीन्स प्रपोजल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये रेले एंड जीन्स का प्रपोजल है, ये वीन्स का प्रपोजल था। रेले एंड जीन ने भी मैथमेटिकली थर्मोडायनेमिकली इसको डेवलप करने की कोशिश किया है, और जो इक्वेशन रेले एंड जीन्स ने दिया वो है u लैम्डा d लैम्डा। अगेन u लैम्डा d लैम्डा इज द सेम, the radiation energy density in the range lambda to lambda plus d lambda, and this is equal to 8 pi kt divided by यहाँ lambda to the power 5, यहाँ lambda to the power 4, and of course in the range of wavelength d lambda. So this is the left hand side, the density of the energy distribution in the wavelength range lambda to lambda plus d lambda, and it is given with the help of this expression. T is the temperature of investigation जो energy distribution कर्व में शो किया गया है। K is the Boltzmann constant, 8 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इस वैल्यू को रख करके जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो इट इज फाउंड to be successful it is found to be successful in the longer wavelength region, longer wavelength region। तो विंस डिस्प्लेसमेंट विंस प्रपोजल जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को केवल एक्सप्लेन करता है, इसलिए अक्षम है इंटायर रेंज ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। रेले एंड जीन्स का प्रपोजल जो है
केवल लॉन्गर वेवलेंथ साइड ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करता है, एक शॉर्टर वेवलेंथ साइड को एक्सप्लेन करता है, विन्स प्रपोजल, एक रेले एंड जीन्स का प्रपोजल है जो लॉन्गर वेवलेंथ साइड को एक्सप्लेन करता है, लेकिन दोनों अनसक्सेसफुल हैं इंटायर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करने में। इसलिए आवश्यकता हुई कि कोई एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डेवलप किया जाए जिसकी सहायता से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टोटलिटी में एक्सप्लेन हो सके, राइट फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ साइड टू लॉन्गर वेवलेंथ साइड को एक्सप्लेन किया जा सके। और इसके लिए प्लैंक ने प्लैंक क्वांटाइज्ड अप्रोच प्लैंक द्वारा ये सजेस्ट किया गया। प्लैंक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम की आइडिया दी। अब आप क्वांटम जानते ही होंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट हैज ए डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव्स एज ए वेव, लेकिन कहीं कहीं ये पार्टिकल व्यवहार को भी शो करता है, इट हैज ए डुअल कैरेक्टर। और जो क्वांटाइज्ड पार्टिकल है उसको हम फोटॉन कहते हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसे ही इन्होंने कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन एनर्जी पैकेट से मिलकर के बना है। द मिनिमम क्वांटाइज्ड मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द फोटॉन, और इन फोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो इन्होंने कुछ एजम्पशंस माने, क्वांटाइज्ड अप्रोच और प्लैंक्स एजम्पशन फॉर एक्सप्लेनिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एज्यूम किया। पहला, द मॉलिक्यूल और एटम, और एयर से कांटेक्ट में फ्री है तो मॉलिक्यूल ही होगा। द मॉलिक्यूल इनसाइड द कैविटी ऑफ द फेरिज ब्लैक बॉडी। फेरिज ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी है जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंसीडर किया हुआ है। उस कैविटी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल दे आर वाइब्रेटिंग एज ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं एक चीज आपको बता दूं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर मैं क्यों कह रहा हूं? केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकता था, लेकिन नहीं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एक दूसरे तक इसको सिमेट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कह सकते हो। एक दूसरे तरह का भी होता है जो ये सिमेट्रिकल होता है। क्या अंतर है दोनों के बीच में? इधर से यदि सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, इट इज आल्सो ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इधर की तरफ यदि एम्पलीट्यूड उसका 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा। सो ऑन बोथ द साइड्स इट इज बिहेविंग सिमेट्रिकली, बोथ ऑन बोथ द साइड्स द बिहेवियर इज द सेम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, इधर एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, और यदि ऐसा हो जाए तो उसको एसिमेट्रिकल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये सिमेट्रिकल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वे सारे मॉलिक्यूल जो कैविटी के अंदर रहते हैं वो सब व्यवहार करते हैं। दे आर बिहेविंग एज ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी होती है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मैं डिटेल इसका लिख नहीं रहा हूं, ये पहला एजम्पशन था कि ऑल द मॉलिक्यूल्स lying inside the cavity of the Ferri's black body, they are vibrating as a linear harmonic oscillator. The frequency of the linear harmonic oscillator is the same as the frequency of the black body radiation. और linear harmonic oscillator black body radiation में जानते हो केवल एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी
फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं आती है, बट इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की हो सकती है। कुछ बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, कुछ बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, और जिस भी फ्रीक्वेंसी से लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की होगी। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा, these linear harmonic oscillator vibrating with different frequencies does not radiate continuous energy. Continuous energy इससे न प्राप्त नहीं होती, rather they radiate discrete energy values, टुकड़े टुकड़े में क्वांटाइज्ड, इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यू, ये देते हैं। डिस्क्रीट का मतलब हो गया जैसे बस है, बस चल रही है, 0 से स्टार्ट की, कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ चला जाएगा। और क्वांटाइज, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग देते हैं, सांप जैसे चलता है, कूद के नहीं चलता है, रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है। सो इट इज ए कंटिन्यूअस वन। लेकिन मेढक कूद कूद के चलता है, और इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड जंप। हाँ, अंतर एक होना चाहिए कि हर जंप की डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए, इट हैज ए फिक्स वैल्यू। तो यह जो एनर्जी जो रेडिएट करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्वांटाइज्ड होती है, इट हैज ए मिनिमम वैल्यू, और उस मिनिमम वैल्यू के गुणकों में ही, गुणक मल्टीपल्स में ही एनर्जी रेडिएट करता है। और इसके लिए करेस्पॉन्डिंग जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, and the minimum value associated with the black body quantized radiation is known as photon। और फोटॉन की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी है न्यू, और न्यू यदि फ्रीक्वेंसी है फोटॉन की, तो ये जो जो एनर्जी इमिट करेगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय En, energy of the photon. It may have different value. n is an integer, और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 and so on so forth. It has integral values right from 0, और En के लिए एक्सप्रेशन आता है n h nu. Nu is the frequency of the photon. Nu is the frequency of the linear harmonic oscillator. Vibration frequency of the linear harmonic oscillator. Nu is the frequency of the black body radiation. Nu बदलेगा, एनर्जी बदलती जाएगी, n बदलेगा तब भी एनर्जी बदलती हुई चली जाएगी, और n की वैल्यू NH न्यू द्वारा दी जाती है। तो दूसरा अजम्पशन के बारे में फिर मैं बता दूं, the radiation obtained from the black body which is known as black body radiation, यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज्ड होता है, एंड द मिनिमम पैकेट ऑफ द एनर्जी व्हिच विल बी ऑब्टेन इज नोन एज फोटॉन। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो जो एनर्जी अवेलेबल होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वह इस एक्सप्रेशन द्वारा दी जाएगी, En इज इक्वल टू NH न्यू, इसके द्वारा दी जाएगी। कौन कौन सी रेडिएशन प्राप्त होगी? n इज इक्वल टू 0 के लिए 0, n इज इक्वल टू 1 के लिए h न्यू, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2h न्यू, n इज इक्वल टू 3 के लिए 3h न्यू, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड, विल बी अवेलेबल। कंटिन्यूअस एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, क्वांटाइज्ड एनर्जी प्राप्त होगी, स्टेप्स में प्राप्त होगी, डिस्क्रीट वैल्यूज प्राप्त होगी,
और अलाउड डिस्क्रीट वैल्यू जो है दैट आर आइदर जीरो, नो एनर्जी विल बी रेडिएटेड, टेम्परेचर बहुत लो आपने कर दिया, एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, एच न्यू होगा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, frequency of the vibration frequency of the linear harmonic oscillator और frequency of the black body radiation, या तो h nu एनर्जी निकलेगी, या तो 2h nu एनर्जी निकलेगी, या 3h nu एनर्जी निकलेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसी होती है। और एक एजम्पशन और उन्होंने माना, तीसरा, मैं फिर से एक बार चूंकि लिख नहीं रहा हूं इसलिए आपको दोहरा दूंगा, द एक्सचेंज in between the radiation and matter. Photon is a matter, and radiation you are getting black body radiation. The exchange between matter and radiation takes place only in quantized steps. वो भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, और वो भी एक्सचेंज जो होगा वह केवल यही संभव है, या तो जीरो होगा, या एच न्यू होगा, या 2h न्यू होगा, या 3h न्यू होगा, या इस तरह से n की वही वैल्यू। तो प्लैंक ने ये माना कि क्वांटाइज्ड रेडिएशन निकल रहे हैं, और क्वांटम ऑफ द रेडिएशन जो माना, मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी that he assumed to be equal to h nu, जीरो, नहीं कुछ हो रहा है तो जीरो, नहीं तो h nu मिनिमम वैल्यू h nu, जीरो से h nu के बीच में गैप, ये नहीं कि h nu के बीच में भी कुछ आ गया, h nu के बाद फिर 2h nu एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो तीन एजम्पशन माना उन्होंने कि एवरी मॉलिक्यूल इनसाइड द कैविटी ऑफ द फेरिज ब्लैक बॉडी, they vibrate as a linear harmonic oscillator with all possible frequencies right from 0 to infinity. फेरिज ब्लैक बॉडी जो है उसके कैविटी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वे सारे के सारे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी की सीमा उनकी जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी। दूसरा एजम्पशन है कि जो भी उनसे रेडिएशन होता है निकलेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा, स्टेप्स में होगा, और इसकी वैल्यू एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू ये होगी, और एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी न्यू, it will be given as En is equal to nh nu, n की वैल्यू जहां पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ है। और फिर तीसरा एजम्पशन है एक्सचेंज बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, मैटर एनर्जी इंटरैक्शन जिसको कहते हैं, या एक्सचेंज है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, दिस विल आल्सो बी इन स्टेप्स, इन क्वांटाइज्ड स्टेप्स, कंटिन्यूअस नहीं होगा, और इन्हीं स्टेप्स में केवल हो सकता है। इनको आधार मानते हुए अब तक हम सब चीज़ों को कंटिन्यूअस जानते थे, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्वांटाइज्ड हो गई, केवल स्टेप्स में हो पाएंगी। तो इसके लिए एक इक्वेशन प्लैंक द्वारा डेवलप किया गया, प्लैंक्स formulation for the explanation of black body radiation। तो तीन
प्रपोजल आ गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक वीन का, जो आपने देखा केवल शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है। एक रैले एंड जीन्स का, जो लॉन्गर वेवलेंथ को केवल एक्सप्लेन करता है। अब प्लैंक फार्मूलेशन है, और प्लैंक फार्मूलेशन जो है वो है फिर यू लैम्डा डी लैम्डा। यू लैम्डा डी लैम्डा से आप परिचित हो। दिस इज इक्वल टू 8 पाई एच सी divided by lambda to the power 5 exponential 1 by e raised to the power h nu by kt minus 1। ये एक्सप्रेशन प्लैंक ने दिया क्वांटाइज्ड अप्रोच को मानते हुए। डिटेल कैसे इन्होंने डेवलप किया वो हमारे कोर्स में नहीं है, दैट विल बी टू मच। तो हम केवल फाइनल इक्वेशन जो डेवलप किया गया वीन द्वारा, जो शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है, रैले एंड जीन्स द्वारा जो लॉन्गर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है, और प्लैंक द्वारा यह एक्सप्रेशन। सारी चीजों को आप जानते हैं। ये रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी है इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा। 8 pi h c all are constant. C is the velocity of light. Lambda to the power 5. Lambda is the wavelength of the radiation and nu is the frequency of the radiation. तो इसको लैम्डा के ही टर्म में लिख लें तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं u lambda d lambda, this is equal to 8 pi h c divided by lambda to the power 5 1 by e raised to the power न्यू। रिलेशन जानते हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो चेंज कर सकते हो e raised to the power h c by lambda kt minus 1। न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, केवल रिप्लेस कर दिया तो सब जगह लैम्डा के टर्म में आ गया, तो ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। ये प्लैंक का एक्सप्रेशन है। और जब इसको अप्लाई किया गया, टेम्परेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है, लैम्डा भी है, से सारे कांस्टेंट हैं, और जब इसको अप्लाई किया गया तो इससे इंटायर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को राइट फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ साइड टू लॉन्गर वेवलेंथ साइड, पूरे के पूरे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एट एवरी टेम्परेचर वी आर एबल टू एक्सप्लेन इन टोटलिटी। तो यह प्लैंक का इक्वेशन जो डेवलप हुआ, ऐसा इक्वेशन एक डेवलप हो गया जिसकी सहायता से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रा को एट एनी टेम्परेचर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टोटलिटी। तो यही एक्सेप्टेड है, और इसी इक्वेशन की सहायता से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन with the help of which the energy distribution curve of the black body radiation can be explained in totality right from shorter wavelength side से लेकर के longer wavelength side तक पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को इस इक्वेशन की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में इसमें बहुत सारे लोगों ने और काम किया, सुधार किया। आइंस्टाइन ने और फर्मी ने, डिराक ने, हाइजनबर्ग ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसको क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स कहते ही हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग हो गया क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स के लोगों ने ये डेवलप किया कि यह जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये पाया गया कि इवन व्हेन n इज इक्वल टू 0 देयर इज सम एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। यहाँ n इज इक्वल टू 0 के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, एनर्जी एसोसिएटेड इज 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली भी ये पाया गया कि कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है सिस्टम से, इवन करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 0।
और उसको हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। और इस 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये पाया गया कि ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली मस्ट बी करेक्टेड एज En is equal to n plus half n plus 1 by 2 h न्यू। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन केवल n की जगह पर आ जाएगा n plus 1 by 2 and it is a quantum mechanical correction in this expression। तो और n की वैल्यू अभी वही है where n is equal to 0 1 2 3 and so on so forth। लेकिन अब एक फायदा हुआ कि मिनिमम वैल्यू फॉर n is equal to 0 we have E0, this is equal to n is equal to 0 half h nu। तो इवन एट द वैल्यू n is equal to 0 कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, इसी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी। थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे दें कहां से पाया गया। जब ट्रांजिशन होता है शार्प ट्रांजिशन होना चाहिए, ऐसी लाइन मिलनी चाहिए जिसकी विड्थ हो वो ही ना, लेकिन बहुत एक्यूरेसी के साथ जब नापा गया तो हर ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग जो इमिशन लाइन या एब्जॉर्प्शन लाइन मिलती है उसमें कुछ न कुछ विड्थ होती है, इसी को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं और इसकी वैल्यू आती है हाफ एच न्यू। इस ढंग से एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। इस 0 पॉइंट एनर्जी को फिर ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 h बाई 2 पाई कर दो, 2 पाई का भाग और 2 पाई का गुणा कर दो 2 पाई न्यू। तो इसको हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू 1/2 h क्रॉस, h बाई 2 पाई को हम लिखते हैं h क्रॉस। बार बार इसका प्रयोग होता है, आता ही रहता है। तो हम h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई को हम h क्रॉस से लिखते हैं और 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आइदर हाफ एच न्यू और हाफ एच क्रॉस ओमेगा होता है, जिसका प्रयोग अन्य जगहों पर आप करते रहेंगे। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित जो कुछ आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वो इतना हो गया। अब इसके बाद से हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव एंड सो ऑन सो फोर्थ। थैंक यू वेरी मच।